और कैसे हैं आप लोग। तो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत सारी था कि नहीं सवाल था कि अब क्लास चले इसका, ठीक है ना। तो जेएसएससी के लिए और जेपीएससी के लिए जो पॉलिटी पब्लिक एड गुड गवर्नेंस का सेक्शन है उनके लिए आज हम मुकुल सर को पकड़ के लाए हैं। मुकुल सर को बहुत समझा था कि सर पढ़ाइए मेरे पास भी। ये मुकुल सर के बारे में बता दें कि मुकुल सर हमारे पिछले जेपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं। तो एक ऐसा छात्र जो जेपीएससी इंटरव्यू दे चुका हो उसको अच्छे से आइडिया होता है पीटी के बारे में, मेंस के बारे में, मेंस राइटिंग स्किल के बारे में, ठीक है, और इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू देकर के बाहर होने का मतलब ये नहीं कि असफल होना, इंटरव्यू देना भी एक सफलता ही है। फाइनल नहीं चयन हुआ लेकिन इंटरव्यू देना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सर जो डी पढ़ा रहे हैं आईएमसी जेएनयू से पढ़े लिखे हैं और बहुत हाई क्वालिफाइड हैं। बहुत मुश्किल से उसको हम पकड़ के लाए कि नहीं चलिए पॉलिटी का काम जो है सो आपके जिम्मे दे रहा हूँ मैं कि पढ़ाइए। तो आज मुकुल सर जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी में जो आने वाला खास करके जो 10 सवाल आता है आपका जेपीएससी में, चाहे वो संविधान का पार्ट हो, पब्लिक एड गुड गवर्नेंस का पार्ट हो या पंचायती राज का पार्ट हो, और जेएसएससी में जो 4 से 5 सवाल आएगा पॉलिटी का, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। पढ़ाने का तरीका इनका बहुत ज़बरदस्त है, उत्साह से पढ़ाते हैं। तो आज की जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की वो शुरू कर रहे हैं हमारे मुकुल सर। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंडित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है। और मुझे लगता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड का जो एसएससी का एग्ज़ाम जो होता है, ख़ासतौर से जेपीएससी को लेकर और जेएसएससी को लेकर, जो पॉलिटी का हिस्सा है उस पर हम चर्चा करेंगे। और पॉलिटी में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो नया सिलेबस बना है, जेपीएससी ने जो नए तरीके से सिलेबस को बनाया है, उसमें पॉलिटी से 10 प्रश्न रहेंगे। ये आप जानते भी हैं और आपको पता है कि पॉलिटी से जो 10 प्रश्न बनेंगे, उस पॉलिटी के 10 प्रश्नों का महत्व पीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रहे कि राजनीति विज्ञान में जो राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्नों का कलेवर है वो किसी भी पीटी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, उसका प्रभाव मेंस पे भी होता है और उसका प्रभाव इंटरव्यू पे भी होता है। दूसरी बात मैं चाहूँगा कि जेपीएससी के सिलेबस में जो पहला पेपर है और उस पहले पेपर में जो 100 प्रश्न रहते हैं उसमें से 10 प्रश्न जो होंगे वो पॉलिटी के होंगे। और पॉलिटी को भी अगर हम टुकड़ों में बांट कर देखें तो उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। जिस तरह का नया सिलेबस बना है उसमें हम उसको 3 भाग में बांटते हैं और 3 भाग में बांटने पर पाते हैं कि उसमें कौन कौन से हिस्से पे हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, मैं चर्चा शुरू करता हूं और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जेपीएससी में पॉलिटी को जानना और उसको बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना पीटी के लिए खास तौर से ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं चर्चा करूंगा और बताना चाहता हूं कि वो 3 हिस्सा जो इंडियन पॉलिटी, पहले तो ये ध्यान रहे इंडियन पॉलिटी के साथ उसमें एक गवर्नेंस शब्द छिपा हुआ है। और जब गवर्नेंस की बात होती है तो शासन की बात होती है, और जब शासन की बात होती है तो ये देखा जाता है कि शासन में शासन का प्रकार क्या है। तो शासन के प्रकार में गुड गवर्नेंस की बात होती है। सबसे पहले 3 हिस्से की चर्चा करता हूं। पॉलिटी को जो 3 हिस्सों में बांटा गया है उसमें पहला हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। जेपीएससी के पीटी में 10 प्रश्न और 10 प्रश्न में से 4 प्रश्न, देखिए क्या कमाल है कि क्लासिफिकेशन कैसे है कि उसको भी टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद होगा ये समझना कि हमें कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। मेरा जो अनुभव है और पॉलिटिकल साइंस से सब कुछ मेरा रहा है, तो मेरा जो अनुभव है और जिस तरीके का मैंने लगातार वो इंटरव्यू देने का जो अनुभव है उसमें मैंने देखा है कि पॉलिटी का प्रभाव आपको इंटरव्यू तक होगा। लगातार जो समसामयिक घटनाएं हैं उससे संबंधित जानकारियों से पूर्ण होना आज पॉलिटी में बेहद जरूरी है। तो पहला हिस्सा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे 4 प्रश्न आएंगे। पॉलिटी के 10 प्रश्न में से 4 प्रश्न जो होंगे वो होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो ध्यान रखिए, पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिससे 4 प्रश्न होंगे। दूसरा हिस्सा हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, जिसको हम लोक प्रशासन और सुशासन जिसे गुड गवर्नेंस कहा जाता है, उसकी अवधारणा, उससे संबंधित भी 4 प्रश्न रहेंगे। और तीसरा हिस्सा जो जेपीएससी ने अपने सिलेबस में जोड़ा है, नवीनतम सिलेबस में, उसमें तीसरा हिस्सा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और वो है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम आज इसकी बात करेंगे और आज सिर्फ मैं चाहूँगा कि सर इसकी चर्चा ही हो, आप लोगों के बीच में ये स्पष्ट हो कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए, पीटी में क्या रणनीति होनी चाहिए और 10 प्रश्नों को समझने के लिए आपकी क्या एक प्लानिंग होना चाहिए।
तो पहला भारत का संविधान, और भारत के संविधान को समझने में ये ध्यान रखना है कि 4 प्रश्न जो पॉलिटी से बनेंगे, भारत के संविधान से बनेंगे, उसका पहला हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को आपको एकदम तैयार करके जाना है। एक बात और ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है कि अगर पीटी पास करना है, क्योंकि पीटी सबसे पहले किसी भी परीक्षा का पहला ऐसा चरण है जिसको पास करना एक चुनौती है, और बदलते वक्त में जो चुनौती लगातार जेपीएससी के सामने, और जेपीएससी ने जिस तरीके का 2016 के बाद एक बड़ी वैकेंसी आ रही है और फरवरी में आ जाएगी वैकेंसी, तो इस बार चुनौती ज़्यादा है और इस चुनौती को स्वीकार करने में पॉलिटी को समझना बेहतरीन है। वो हिस्सा है आपका भारत का संविधान, और भारत के संविधान के 4 प्रश्नों में फंडामेंटल राइट्स को तैयार रखिए। पहला हिस्सा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण जो आपके राइट्स हैं उनको समझना, क्योंकि पिछले साल जो भी पेपर आ रहे हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स से सीधे प्रश्न बनते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं, समानता के संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके मूलभूत फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से समझें और इंटरनल जाएं और देखें कि किस तरीके से उसको पढ़ने का क्लियर होगा। मैं उसके आगे चर्चा करूंगा कि उसको कैसे पढ़ा जाए, आपको कैसे उसको तैयार करना है, उस पर बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का जो हिस्सा है उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें स्वतंत्रता, समानता, इसके अलावा जो भी अधिकार हैं, जो भी अधिकार उसमें सीमित हैं, जो भी मौके मिले हैं, और बदलते वक्त में पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स का लगातार विस्तार है। और विस्तार का कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट लगातार डिसीजन देते जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित लगा डिसीजंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। लोगों के मूलभूत जो अधिकार हैं उसको इसमें जोड़ा गया है, और इसलिए फंडामेंटल राइट्स को तैयार करना जरूरी है। और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएसपी, जो भी डायरेक्टिव जो हमारा स्टेट पॉलिसी है, प्रिंसिपल्स हैं, उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं उसको समझना जरूरी है कि कैसे डीपीएसपी से क्वेश्चन, कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उसको समझना जरूरी है। जैसे पंचायती राज का हिस्सा है, इसी में हम देखेंगे कि कैसे भारत सरकार संविधान में जब संविधान की रचना हो रही थी तो कैसे इस बात को जोड़ा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो। एक तरफ राज्य के मौलिक अधिकार की बात होती है और दूसरी तरफ राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा होती है। तो भारत के संविधान में जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स की भूमिका है उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। इसका बेहद ज़रूरी है कि पीटी में जो 4 प्रश्न आएंगे भारतीय संविधान से, उन 4 प्रश्नों में फंडामेंटल राइट्स और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इन 2 को तैयार करिए आप लोग। आज शुरुआत है, मैं एक खाका दे रहा हूँ। तीसरा हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो 3 हिस्सों को पढ़ने में हमें देखना होगा कि हमारी कार्यपालिका की शक्ति क्या है। तो कार्यपालिका को समझने के लिए भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या है और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान हो, और फिर जिस तरीके से हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे उसी तरीके से हम राज्य स्तर पे देखेंगे कि जैसे झारखंड ही है तो झारखंड में राज्यपाल की क्या भूमिका है, झारखंड में मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, किस तरह से उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो उसको आपको देखना होगा। तो पहला काम हमें फंडामेंटल राइट्स पे करना है, दूसरा काम हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे करना है, तीसरा काम कार्यपालिका से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको जरूर देखिए। इनसे अलग हटके एक बार विधायिका पे भी जाइए। विधायिका में हमेशा प्रश्न आया है जेपीएससी में, अभी तक जो पिछले प्रश्न रहे हैं और बनते हैं उसमें हमेशा इसमें ज़्यादा प्रश्न रहता है भारत के संविधान के विधायिका से संबंधित प्रश्न। संसद का निर्माण, संसद में विशेष सत्र, उसमें जो बजट प्रस्तुति, इसके अलावा राज्य स्तर पे क्या क्या, विधानमंडल की क्या स्थिति है, विधानसभा की क्या स्थिति है, विधान परिषद कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, वर्तमान में संसद में, पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन को लेकर कैसे उसको अभी हटा दिया गया है, नए संविधान संशोधन कैसे हो रहे हैं, नए बदलाव कैसे हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हिस्सा आप भारत की विधायिका से संबंधित प्रश्नों में जरूर पढ़िए, इससे प्रश्न आएंगे। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका की जो व्यवस्था है। तो ये 4-5 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिए। हमें भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशंस के हिस्सा में देखना है, जिससे 4 प्रश्न रहेंगे 10 प्रश्नों में से। उसमें सबसे पहले भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों को देख लेना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लेना है। आपको इसके साथ साथ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बड़े हिस्सों को देखना है। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है,
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या होगी, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती दौर में क्या स्थिति थी, आज कैसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति बढ़ी है, किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स की ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट के पावर को हम मिलाकर देखेंगे। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनता है, इसलिए इसके नब्ज को पकड़ना होगा। और नब्ज को पकड़ने में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपने सिलेबस को समझ लिया तो आप पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के नजदीक होंगे। ये बात ध्यान रखिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 हिस्सों को बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। अगर ये 3 हिस्सा तैयार हो गया तो बेहद बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 4 में से 3 प्रश्नों को पकड़ लेंगे। थोड़ा सा और भी चीज़ों को देखना है, जो अमेंडमेंट हैं, जो भारत की अनुसूचित भाषाएं हैं, या इसके अलावा जो संविधान संशोधन के तरीके हैं, वो भी देख कर जाइए। मिसलेनियस भी कुछ रहेंगे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, भारत को संविधान को समझने के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति से तत्व, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जरूर समझना चाहिए। दूसरा हिस्सा जिसकी मैं चर्चा करूंगा वो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये थोड़ा सा रोचक है, और मैं बता दूं कि पॉलिटी में अगर इस सिलेबस को जोड़ा गया है तो ये भी कमाल की बात है। भारत के किसी भी पीसीएस में जेपीएससी ने जिस तरीके का सिलेबस का कलेवर बनाया है, उस सिलेबस के कलेवर में ध्यान रखने की जरूरत है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पीटी में अगर जोड़ा गया है तो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा एक माना जाता है, बहुत बाद में वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अगर पीटी में, पॉलिटी में वो हिस्सा जुड़ा है तो बहुत रोचक है। तो आपको क्या करना है, इससे भी 4 प्रश्न रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न नहीं रहेंगे, इससे संबंधित जो गुड गवर्नेंस है उससे भी प्रश्न रहेंगे। और गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है, सुशासन की जो अवधारणा है, ये 90 के दशक में बहुत बड़े स्तर पर देखा गया है। और भारत की जो शासन प्रणाली है उसमें गुड गवर्नेंस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे अमर्त्य सेन की बात होती है, जगदीश भगवती की बात होती है, गुड गवर्नेंस के लेकर वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, भारत में अलग अलग राज्यों की क्या भूमिका है, भारत सरकार कैसे कोई कार्यक्रम बनाता है जिसमें गुड गवर्नेंस को धरातल पे उतारा जाए, तो उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, सुशासन से संबंधित जो प्रश्न होंगे, उसकी भी चर्चा मैं जब आगे क्लास लूंगा तो आप लोगों को गुड गवर्नेंस के बारे में बताऊंगा कि एक भी प्रश्न उससे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। अगर पांडे सर ने एक मौका दिया है तो इस मंच से मैं कहता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक रोचक है, गुड गवर्नेंस एक रोचक हिस्सा है जो आप लोगों को जानना होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आपका उसी में पब्लिक एड। और पब्लिक एड में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, लोक प्रशासन की जो नवीन न्यू ट्रेंड्स हैं, लोक प्रशासन का जो मूलभूत आधार है, सिर्फ उसको समझना है, क्योंकि 2 प्रश्न उससे रहेंगे और गुड गवर्नेंस से 2 प्रश्न रहेंगे। तो 4 प्रश्नों में गुड गवर्नेंस का हिस्सा 2 और 2 लोक प्रशासन से। और लोक प्रशासन को समझने के लिए क्या करना होगा आपको, लोक प्रशासन को समझने के लिए आपको सिर्फ ऊपरी सतह, लेयर पे जाना है। लोक प्रशासन क्या है और उसके कौन कौन से अलग अलग स्कॉलर हुए, विद्वान हुए, और फिर नवीन लोक प्रशासन की भूमिका कैसे रहती है, मीनोब्रक सम्मेलन कैसे होता है, अलग अलग जो हिस्से हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, उसकी चर्चा बड़ी ही महीन स्तर पे करूंगा, जो सीधे आपको डायरेक्ट फायदा देगा। तो पहला हिस्सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरा हिस्सा गुड गवर्नेंस का। 4 प्रश्न इससे रहेगा। और पहला मैंने बोल ही दिया है कि भारत के संविधान से 4 प्रश्न रहेंगे, तो 4 4 8 प्रश्न बचे। 2 प्रश्न, 2 प्रश्न जो हैं वो भी बड़ी रोचक है, जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं और प्रत्येक परीक्षा में काम आएगा, चाहे जेएसएससी में दीजिए, चाहे जितने भी झारखंड की बड़ी वैकेंसी आ रही हैं, वो सब में फायदा देगा। वो है डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ, विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का अर्थ, विकेंद्रीकरण अर्थ ये हुआ कि सत्ता को धरातल पर ले जाना, जो सत्ता, जो पावर है, उस पावर को गांव गांव तक पहुंचा देना। और उसमें 2 हिस्सा है, उसमें सबसे पहले पंचायती राज। तो भारत में पंचायती राज की बात कब आती है, क्यों 92वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, किसके शासन काल में आया, उससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। झारखंड में अभी तक पंचायती राज से जितने भी प्रश्न बने हैं उसकी भी चर्चा कर दूंगा। और भारत का कोई ऐसा पीसीएस नहीं है, लोक सेवा आयोग नहीं है या सिविल सर्विसेज नहीं है, जहां पंचायती राज से प्रश्न नहीं बनते। तो पंचायती राज बेहद महत्वपूर्ण है, पंचायती राज को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के लिए कई ऐसे, बलवंत राय मेहता से लेकर जितने भी कमेटी, अशोक मेहता की कमेटी हो या जो भी राव की कमेटी हो, जितनी भी कमेटियां अलग अलग बनी हुई हैं, बीके राव, जो भी कमेटी बनी है, उन कमेटियों की चर्चा करूंगा। क्या लेयर रहा है, कैसे वो बात करते हैं, पंचायती राज सिस्टम, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए क्या बात होती है, नगर पालिका के लिए क्या बात होती है, और कैसे उसको संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था किया गया कि पंचायती राज के संग भी नगर पालिका, शहरों का भी विकास का आधार तय हो। ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है। तो भारत के संविधान, लोक प्रशासन
और लोक प्रशासन के संग गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस के साथ पंचायती राज सिस्टम, और पंचायती राज के साथ नगरपालिका। यही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस का हिस्सा है। बेहद रोचक, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने 10 प्रश्नों को पॉलिटी से समझ लिया और उसको उसमें से कम 8 से 9 प्रश्नों का सॉल्व कर लिया, तो मैं आशा करता हूं कि जेपीएससी का जो मौका आ रहा है, फरवरी में एक वैकेंसी आ रही है, और जिस तरीके का ये मंच है और जिस तरीके के मंच से प्रस्तुति है, और भी जो हमारे विद्वान शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और पांडे सर का जो नेतृत्व है, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग सीखिए और इस बार रिजल्ट को भुनाइए। एक बड़ी वैकेंसी अगर नहीं भी आती है, जिस तरीके का चर्चा है कि फिर भी अगर 280 300 सीटें आती हैं और एक मौका मिलता है, तो पीटी अगर आपका होता है तो मेंस भी बेहतरीन सिलेबस से बना हुआ है। एक मौका जरूर पीटी में भुनाइए, और पॉलिटी उसका आधार होना चाहिए। अगर पॉलिटी अगर आपने निकाल लिया, पॉलिटी को बेहतर तरीके से आपने पूरे सिलेबस को रच बस लिया, तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका ध्यान रखिए। यही हमारा सिलेबस का मूल मंत्र है। अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो मुझे आशा है कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। यही मैं चाहता हूं कि इसी को आधार बनाइए। पूरा का पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, संविधान को बड़ी सीमित दायरे में पढ़ना है, और वो भी सीमित नहीं, आपको ऐसे इस तरीके से पढ़ना है कि जिससे भारत के संविधान से 4 प्रश्न छूटे नहीं। भारत की जो राष्ट्रीय घटना चक्र का जो एक सिलेबस का हिस्सा है अंत में, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जोड़ा गया है, उसमें भी पॉलिटी है। तो ये पॉलिटी को इस तरीके से पढ़िए कि उससे नवीनतम घटना चक्र को भी जोड़ा जा सके। अभी तक कितने भारत में संविधान संशोधन हुए हैं? अंतिम संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन की भूमिका को कैसे रिमूव किया गया है, कैसे खत्म किया गया है, कैसे ओबीसी कमीशन बना है, किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए कमीशन ये अमेंडमेंट हुआ, ये सब के सब आपको जानना होगा, क्योंकि 2016 के बाद ये पेपर हो रहा है। तो बदलते 5 वर्षों में जितने भी नए बदलाव हैं, झारखंड से संबंधित तो आगे हिस्सा पड़ेंगे ही, लेकिन जो पॉलिटी का हिस्सा है उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको बड़े गूढ़ तरीके से मैं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप सबको लाभ हो और ये रिजल्ट मिले, और 2021 बेहतरीन हो। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। एक बार पुनः विशेष धन्यवाद पांडे सर, और आप सब लोगों को जरूर जुड़िए, और आगे भी मैं पॉलिटी को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।